हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिब्लिकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नागरिक शास्त्र के एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन। ये चैप्टर दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से हर साल सवाल पूछे जाते हैं। आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि जैसे जैसे भी आप पढ़ोगे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस चैप्टर से हर साल सवाल पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है और आपको दोस्तों विश्वास दिलाते हैं कि आपको याद भी करवाएंगे और अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस थोड़ा सा अगर आप वॉच कर लेंगे तो आपको पक्का है अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित गैसों में से किसे वैश्विक ताप वृद्धि का कारण समझा जाता है। पहले दोस्तों सवाल समझ लीजिए कि सवाल पूछना क्या चाह रहा है। बहुविकल्पी में जल्दीबाजी नहीं करना है, पहले सवाल को समझना है, तभी आप सही आंसर दे पाओगे। सबसे पहला पॉइंट लिखा है वैश्विक ताप वृद्धि। वैश्विक ताप वृद्धि का तात्पर्य ये होता है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कही जा रही है। और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? पृथ्वी पर तापमान का बढ़ना। पृथ्वी पे तापमान जो बढ़ रहा है वो किन गैसों के कारण बढ़ रहा है, वही कारण हमें बताना है। तो गैस कौन सा है उसी गैस का नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ मेथेन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया है, ये सभी दिया है। तो आपका जवाब क्या होगा? ये सभी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको दोस्तों एक छोटा सा देसी जुगाड़, देसी ट्रिक बता देते हैं। जिस प्रश्न के अंत में ये सभी वाला ऑप्शन ऐसे दिखाई दे तो आप ये मान के चलिए 99% दोस्तों ऐसा होता है कि ये प्रश्न जो डी वाला ऑप्शन होता है इसमें ये सभी लिखा रहता है, ये सही होता है। तो आप एक तुक्का मार के आएंगे, सही तरीके से मार कर आएंगे यहाँ पे कि आपके आंसर सही हो जाएगा। अगर लास्ट में डी वाला ऑप्शन ये सभी दिया है तो आप उसी को टिक करेंगे, 99% में आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा संरक्षित भंडार कहाँ पे है। संरक्षित भंडार का तात्पर्य ये होता है कि जहाँ पे भंडार हैं उसके पूरे के पूरे संचित जमा हुए हैं, ऐसे पेट्रोलियम के भंडार कहाँ पे हैं वही बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, पूर्वी एशिया है, रूस है, अमेरिका है, पश्चिमी एशिया है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी एशिया। पश्चिमी एशिया में जो है संरक्षित भंडार ज़्यादा हैं, क्योंकि इस वाले बेल्ट में अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए ये जो है अफ्रीका महाद्वीप, इस प्रकार से जो है ये यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप चला जाएगा। और यहाँ पे जो है आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग वो दिखाई देगा, सऊदी अरब दिखाई देगा, यहाँ पे ईरान, इराक दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो है कुवैत वगैरह यहाँ पे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो ये पश्चिमी एशिया ये वाला बेल्ट है, यहीं पे ज़्यादातर जो है पेट्रोल के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इस ऑप्शन को आप सही करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दोस्तों है, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये किस देश में हुआ था? तो आपका जवाब होगा जापान में हुआ था। जापान जो है, क्योटो शहर जो है जापान में है, यहीं पे सम्मेलन हुआ था। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। इसके बाद दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाएगा यहाँ पे, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन के बारे में पूछ लेता है। अलग अलग प्रकार से सवाल पूछा जाता है पृथ्वी सम्मेलन। तो पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992। ठीक है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके ध्यान में रखेंगे, पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। अगर मैं थोड़ा सा आपको महसूस कराऊं कि रियो डी जेनेरो कहाँ पे है, तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये है आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, ये साउथ अमेरिका है और साउथ अमेरिका में यहाँ पे जो है इस प्रकार से आपको दिखाई देगा ब्राज़ील। और ब्राज़ील का एक शहर है यहाँ पे समुद्र के तट पर है जिसका नाम है रियो। ठीक है, रियो डी जेनेरो। तो दोस्तों यहाँ पे है रियो डी जेनेरो। तो ये है ब्राज़ील शहर में जहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1992 में हुआ था। तो 3 प्रश्न एक साथ बनता है। पहला, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। अगर देश का नाम पूछ ले तो आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, ये शहर के देश क्या हो जाएगा? ब्राज़ील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला आपके सामने। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित देशों में
कार्बन का उत्सर्जन जो करने वाला देश है उसका नाम पूछा है। तो कार्बन का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है? तो यहाँ पे आप सभी को इसका आंसर पता होगा। आप सभी जानते हैं भारत में हर चीज़ लगभग चाइना, जो देखो चीज़ चाइना चाइना चाइना। तो कहीं न कहीं जो चाइना जो है ये कार्बन का उत्सर्जन करने वाला देश है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हाईलाइट कर लेंगे। ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस जो है वर्ष पारित किया गया था? तो ये ऊर्जा संरक्षण अधिनियम आपसे पूछा जाएगा किस वर्ष पारित किया गया था। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताऊं याद करने के लिए, तो आप बस इतना समझ जाओ कि जब हम शादी में न्योता लिखाते हैं तो कितना लिखाते हैं? कोई लिखाता है 51 रुपये, कोई लिखाता है 101 रुपये, कोई लिखाता है 201 रुपये, कोई लिखाता है 501 रुपये, कोई लिखाता है 101 रुपये। ठीक है, कोई लिखाता है 1001 रुपये, कोई लिखाता है 2001 रुपये। तो इस प्रकार से लिखाते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में एक लगा रहता है। तो आप इतना समझ जाओ कि आपको 2001 रुपया देना है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के लिए। ठीक है, कितना देना है? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के लिए 2001 रुपये देना है, तभी जो है शुभ माना जाएगा, तभी जो है ऊर्जा संरक्षण हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2001 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, एजेंडा 21। एजेंडा 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों सबसे पहले ये समझिए एजेंडा 21 क्या है। देखिए एजेंडा 21 जो है, ये जो 21 लिखा है ये 21वीं शताब्दी है। ठीक है, 21वीं शताब्दी। तो जो 21वीं शताब्दी चल रही है, इस 21वीं शताब्दी में हमें पृथ्वी का संरक्षण करना है। पृथ्वी पर जो इतना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, पृथ्वी पर जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पृथ्वी पर जो है जो CO2 की मात्रा बढ़ रही है, पृथ्वी को किसी प्रकार से संरक्षण करना है, इसीलिए एजेंडा 21 शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा किससे संबंधित है? पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। तो एजेंडा 21 पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। अभी मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो जवाब इसका होगा 1992 में। 1992 यानी 1992 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील शहर के रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, ब्राज़ील शहर के रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और एजेंडा 21 पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन कब हुआ था? तो आपको बता दें कि फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। अगर आपको याद नहीं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं फ्रांस की राजधानी को। आपने फार देखा होगा, फार गांव में जो ट्रैक्टर से पहले जुताई होती थी, अब तो बहुत सारे मशीन उपकरण आ चुके हैं। पहले फार होता था जोतने के लिए। ठीक है, पहले फार होता था जोतने के लिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं, फार पे क्या हो रहा है? फार पे रेस हो रहा है। फार पे क्या हो रहा है? रेस हो रहा है। तो फार पे रेस हो रहा है, आप महसूस करें कि फार चल रही है और फार पे लोग रेस कर रहे हैं। तो फार पे रेस, फ्रांस, फार से क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। पेरेस क्या हो रहा है? पेरिस यानी पेरिस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप तरीके से याद कर सकते हैं। आपका जो है भूगोल में भी जो है विश्व में मानचित्र में राजधानी पूछता है, और कभी कभी जो है एग्जैक्ट राजधानी पूछ लेता है, तो आपको मानचित्र में भरने आना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप जो है पढ़ रहे हैं सामाजिक विषय में, जो है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा बहुत राजधानी विश्व की। ठीक है, तो इसमें जवाब क्या होगा? जलवायु परिवर्तन कहाँ पे हुआ था भैया? देखिए 2015 दोगे तभी जो है जलवायु परिवर्तन हो पाएगा। तो 2015, ठीक है, 2015 में पेरिस सम्मेलन में जो है हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं, पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे जो स्टॉकहोम है, जिसे मैंने पेरिस बताया, ऐसे ही यहाँ पे स्टॉकहोम सम्मेलन है। तो सवाल है कि स्टॉकहोम कहाँ पे है? स्टॉकहोम है स्वीडन में। ठीक है, स्टॉकहोम कहाँ पे है? स्वीडन में है। और स्वीडन कहाँ पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आपको महसूस कराऊँ तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ये मान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है, और ये आप जो है महसूस करिए, जो है ये भारत हो गया। और यहाँ से जो है हम आगे बढ़ेंगे तो जो है इस प्रकार से ऐसे कुछ जो है आपको मानचित्र दिखाई देगा संसार का। ठीक है, ऐसे जो आपको मानचित्र संसार का दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ तो पड़ेगा फ्रांस। ठीक है, यहाँ पे पड़ेगा फ्रांस यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, और यहाँ पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पड़ेगा स्वीडन। ठीक है, यहाँ पे पड़ेगा स्वीडन,
और स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम है। तो स्टॉकहोम एक सम्मेलन हुआ था पर्यावरण से संबंधित, वो कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। कब हुआ था, 1972 में। देखिए पर्यावरण सम्मेलन के लिए अगर मैं थोड़ा सा याद कराने की कोशिश करूं तो पर्यावरण सम्मेलन या पर्यावरण संरक्षण क्या हम अकेले कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो मैं कहूँगा भाई साथ दो ना, साथ दो तभी तो कुछ हो पाएगा, साथ दो तभी तो कुछ हो पाएगा। तो देखिए साथ दो में कोई अंक निकालिए, आप कोई अंक निकालिए, साथ दो, सात दो, ठीक है, सात दो। तो सात दो में क्या हो जाएगा, 19 सब में है ना, 19 सब में है तो 19 कॉमन हो जाएगा। तो सात दो आप ऐसे समझ सकते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण तभी हो सकता है जब लोग साथ देंगे, ठीक है, क्या देंगे, साथ देंगे। तो सात दो भैया तभी तो हो पाएगा। तो सात दो मतलब 1972। इस प्रकार से दोस्तों अगर आप याद करोगे तो दिक्कत नहीं होगी, आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसीलिए पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं याद करने की पूरी गारंटी लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो वहाँ पे पूछा है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो पृथ्वी सम्मेलन से है, सॉरी फॉर दैट, पर्यावरण सुरक्षा से, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। पर्यावरण सुरक्षा संबंधी क्योटो प्रोटोकॉल है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पे हुआ था, जापान में हुआ था। तो दोस्तों ये 10 प्रश्न थे बहुविकल्पीय। अब हम लोग बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला है। अच्छे तरीके से मैं भी आप उसे जो है मैं भी पूरी कोशिश करूँ कि आपको याद हो जाए, पूरी मैं कोशिश करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में दोस्तों मैंने उन्हीं प्रश्नों को कवर किया है जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहां पे दे सकते हो 2020 में 2023 में सवाल पूछा गया है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछा है कि साझी संपदा का क्या अर्थ है, अथवा करके इसी सवाल को पूछा है कि विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आपको बस इतना समझना कि साझी संपदा क्या होती है या विश्व की साझी विरासत क्या होती है। मैं अगर आपको ऐसे समझाऊं तो साझी का मतलब क्या होता है, जैसे साझा होता है ना, साझा, जैसे साझा खेत होता है, साझा जमीन होता है। मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एक ज़मीन है, इस पे साझा कर लें कि भाई आधा तुम खेती करो आधा तुम खेती करो, तो इस पे साझा हो चुका है, ठीक है। साझा का मतलब क्या होता है, आधा बट जाना। तो सिंपल सी बात है, साझी संपदा है, यानी एक ऐसी कोई संपदा है जिसपे लोगों का उस पे जो है कब्जा है और उस पे साझा किए हैं कि भाई तुम आधा तुम करो आधा हम करते हैं, यही साझी संपदा है। संपदा का मतलब होता है प्राकृतिक संसाधन, या फिर ऐसे कह सकते हैं ऐसा संसाधन जिसमें किसी एक व्यक्ति का कोई हक ना हो, उसमें पूरे समाज का हक हो, उसे हम संपदा कहेंगे, ठीक है। जैसे आपके गांव में, आपके क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, ठीक है, पंचायत भवन होते हैं, तो ये सब क्या है, ये संपदा साझी होते हैं, यानी सामुदायिक होते हैं, सरकार का होता है। और समाज का कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वहाँ पे जा सकता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे, वहाँ पर अपना इलाज वगैरह करा सकता है। तो साझी संपदा का तात्पर्य क्या होता है, और डिटेल में समझने के लिए हम थोड़ा आंसर का सहारा लेते हैं और मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से तैयार हो जाए। देखिए साझी संपदा क्या होती है, तो ऐसी संपदा जिस पर किसी एक व्यक्ति, समुदाय या देश का अधिकार ना हो, बल्कि विश्व के संपूर्ण समुदाय का उस पर हक हो, उसे विश्व की साझी विरासत कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बस एक पॉइंट आप समझना चाहते हैं, मैं आपको एक लाइन में समझा दूँ। यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है उसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये चंद्रमा है, ठीक है, मान लीजिए ये चंद्रमा है और चंद्रमा पे अभी भारत ने क्या लॉन्च किया था, चंद्रमा जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था उसके बारे में। इसमें देखिए भारत भी लॉन्च किया है, ठीक है, और अमेरिका भी लॉन्च किया था चंद्रमा पे, उसके जो है चंद्रमा पे जो है मानव के भी उतारा है अमेरिका ने, रूस भी जा चुका है, चीन भी जा चुका है। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि चंद्रमा किसी एक व्यक्ति का, किसी एक समुदाय का या किसी देश का अधिकार नहीं है। चंद्रमा पे पूरे विश्व का कहीं न कहीं कोई भी देश इस पे जा सकता है, इस पे अपना रिसर्च वगैरह कर सकता है, अपने सैटेलाइट भेज सकता है, इसमें किसी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसी संपदा है तो उसे हम कहते हैं विश्व की साझी विरासत। तो यहाँ पे चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक विश्व की साझी विरासत है जिसमें कोई भी देश अपना सैटेलाइट वगैरह, उपग्रह वगैरह लॉन्च कर सकता है और वो अपना रिसर्च वगैरह कर सकता है। तो इसे क्या कहेंगे, साझी संपदा या विश्व की साझी विरासत कहा जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे देखते हैं, सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों,
क्योंकि आप यहाँ पे देख लीजिए 2020 में, 2022 में, 2023 में सवाल पूछा गया है। आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी 2020 से लागू है, ठीक है। अब जब से ये लागू है तब से सवाल पूछा जा रहा है। देख लीजिए 2020 में, 2022 में, 2023 में, 21 में नहीं पूछा है क्योंकि 21 में प्रमोट हुए थे लोग, पेपर नहीं हुआ था बोर्ड का, इसीलिए केस में यहाँ पे नहीं पूछा, नहीं तो 21 में भी पूछा होता। तो दोस्तों यहाँ पे 24 में आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं, इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस प्रश्न को हम लोग बहुविकल्पीय में तैयार कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से समझ लेते हैं। सवाल पूछा है पृथ्वी सम्मेलन क्या है, दूसरा है अथवा करके पूछा है पृथ्वी सम्मेलन 1992 के महत्व को उल्लेख कीजिए। अगला सवाल अथवा करके पूछा है पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और किसके लिए आयोजित किया गया था। तो 3 प्रश्न हैं, ध्यान में रखना है। इन तीनों प्रश्न का जवाब एक ही होगा। क्वेश्चन चाहे जैसे घुमा के पूछे, बस आपको समझने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट, पृथ्वी सम्मेलन क्या है। पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। 1 नंबर का सवाल खत्म। जो पृथ्वी सम्मेलन है ये पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है और इसका महत्व भी यही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये कब आयोजित हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, तो 1992 में ही हुआ था। दूसरा नंबर का सवाल हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कहाँ पे हुआ था, तो आंसर होगा ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। तो रियो डी जेनेरो शहर में जो हुआ था वो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित था। तो इस प्रकार से आप आंसर को ले सकते हैं, पूरा नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न है यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वैश्विक पर्यावरण की समस्या के 2 कारण लिखिए, या फिर वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की जो चिंता है उसका उल्लेख कीजिए। सवाल देखते हैं किस प्रकार से घुमा देता है, बस आपको इतना समझना है कि सवाल पूछना क्या चाह रहा है। यहाँ पे लिखा है वैश्विक पर्यावरण की समस्या, यहाँ पे लिखा है वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंताओं का उल्लेख कीजिए। दोनों का आंसर एक ही है, बशर्ते सवाल को घुमा दिया है। तो जब सवाल को घुमाएं तो आप समझने की कोशिश करना सवाल पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पे वैश्विक का मतलब क्या हो गया, भूमंडल स्तर पर, पूरे वैश्विक स्तर पर राजनीतिक दृष्टि से देखा जा रहा है कि पर्यावरण को किस प्रकार से प्रदूषित किया जा रहा है। तो उसकी कुछ ना कुछ समस्या है, उसी चिंताओं को लेकर जो है पूरे दुनिया में जो है कहीं की एक समस्या क्रिएट हुआ है। उसी समस्या का 2 कारण लिखना है। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला कारण ये है पर्यावरण प्रदूषण की चिंता सबसे बड़ी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चीन सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है, ठीक है। चीन जो है सर्वाधिक कार्बन का उत्सर्जन करता है, तो क्या ये पर्यावरण के लिए चिंताजनक नहीं है, बहुत बड़ी चिंता का जनक है, मतलब चिंताजनक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पर्यावरण प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे पहला कारण हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर ऐसे ही जो है वैश्विक तापमान में वृद्धि होती रही तो ओजोन परत भी नुकसान ओजोन परत को भी नुकसान होगा, उसका क्षय होने की चिंता बनी रहेगी। तो 2 कारण पूछा है, 2 कारण आप आराम से इसमें लिख सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों जो आने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न के आगे का प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दिया गया है वैश्विक ताप वृद्धि यानी जिसे ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है के लिए उत्तरदायी गैसों का नाम लिखिए। बहुविकल्पीय में इस प्रश्न को कवर कर चुके थे कि वैश्विक तापमान के लिए यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन से गैस उत्तरदायी है। तो यहाँ पे देखिए CO2 है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है। ये कुछ गैसें हैं जो कहीं न कहीं वैश्विक तापमान की वृद्धि को बढ़ाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है CO2 ध्यान में रखना है, ठीक है, CO2 ध्यान में रखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ध्यान में रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड ध्यान में रखना है और मीथेन आपको ध्यान में रखना है। ये जो है इम्पॉर्टेंट है, इससे जो है बहुविकल्पीय और अति लघु दोनों के सवाल बनते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दोस्तों है ब्रटलैंड रिपोर्ट कब और किस शीर्षक से छपी थी। 2023 में सवाल पूछा गया था, ब्रटलैंड रिपोर्ट कब और किस शीर्षक से छपी थी। तो ब्रटलैंड जो रिपोर्ट था 1987 में, यहाँ पे 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर यानी हमारा साझा भविष्य शीर्षक में छपी थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में जो है ब्रटलैंड रिपोर्ट जारी किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 6वां प्रश्न है इसमें, पर्यावरण के संरक्षण के लिए किन्हीं 2 उपायों का उल्लेख कीजिए।
अधिक से अधिक जो है वृक्ष लगाया जाए, वृक्षारोपण किया जाए, तो हमें कहीं न कहीं पर्यावरण को संरक्षण जो है कर सकते हैं। और प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो होती हैं उनका संरक्षण किया जाए, जो कहीं न कहीं उनका अंधाधुंध कटाई हो रही है, ताकि जो है हम पर्यावरण को सुरक्षित बना सकें। इस प्रकार से आप 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अति लघु प्रश्न के बाद लघु उत्तरीय प्रश्न। आइए इसको भी समझ लेते हैं फटाफट, अच्छे तरीके से मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, आप बस थोड़ा सा वॉच करने की कोशिश करिए। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है, बहुत ही मोस्ट प्रश्न यहाँ पे है, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों की अवधारणा के संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो जो साझी संपदा है उससे बारे में चर्चा हो रही है, तो यहाँ पे साझी संपदा के बारे में चर्चा करनी है। आइए डिटेल में समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। यहाँ पे 2022 में 2023 में सवाल पूछा गया है ये। विश्व पर्यावरण तेजी से प्रदूषित हो रहा है, अधिकांश देश अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। बस कहानी की तरह समझते चलिए कि विश्व में तेजी से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, अधिकांश देश अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। इससे मानव सभ्यता खतरे में आ रही है। इसीलिए कहा गया है कि पर्यावरण को बचाने के लिए सभी को साझी जिम्मेवारी है। यानी जो साझी जिम्मेवारी है, सभी का कर्तव्य बनता है कि पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए, चाहे वो कोई भी देश हो। सभी देश को ज़रूरत है कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, नहीं तो एक दिन ऐसा आफत आएगा कि पूरी पृथ्वी को जो है बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता है। इसीलिए अभी जो है पर्यावरण को बचाएंगे तो पृथ्वी बचेगी, और पृथ्वी बचेगी तो जीवन बचेगा। आगे देखिए, इसी पॉइंट को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक देश अपनी क्षमता अनुसार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के अनुपात में कमी लाने की दृष्टि से अपनी भागीदारी पर साझी परंतु अलग अलग भूमिका निभाए। मतलब दोस्तों यहाँ पे कहा गया कि साझी जो है आपको अलग अलग देश में जो है अलग अलग लोगों को जो है साझा करना चाहिए कि हमें अपने जो है इन्वायरमेंट को, अपने पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाए, कम से कम दूषित करे और उनका विदोहन भी कम से कम करे, ताकि जो है उन्हें हम अच्छे तरीके से संरक्षण कर सकें और पृथ्वी को संरक्षण कर सकें। और फिर पृथ्वी सब जब संरक्षण हो सकेगा तो जीवन कहीं न कहीं संभव होगा। आगे दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन पर टिप्पणी लिखिए। अगर ऐसा सवाल आपके पेपर में आ गया तो आप इसको बस ऐसी कहानी की तरह लिख सकते हैं। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में आयोजित किया गया था। इसे रियो डी जेनेरो सम्मेलन भी कहा जाता है। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित था। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित हुए हैं। ये पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है, जो रियो सम्मेलन हुआ था वो जलवायु परिवर्तन को लेकर हुआ था। जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उससे संबंधित, जैव विविधता संबंधित। जैव विविधता का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का तात्पर्य हम ऐसे कर सकते हैं, जैव का मतलब क्या होता है, जीव जंतु होता है, ठीक है, जीव प्लस जंतु और प्लस इसमें हम वनस्पति भी कह सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, जैव होते हैं, बायोटिक होते हैं, ठीक है। तो जीव जंतु की जो भिन्नताएं पाई जाती हैं उसे कहते हैं जैव विविधता। जैसे मैं कहूँ आपसे, मान लीजिए कोई एक तालाब है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक तालाब है, क्या इस तालाब में एक ही प्रकार की मछली पाई जाती हैं? अगर मैं किसी तालाब का बात करूं तो क्या उस तालाब में एक ही प्रकार की मछली पाई जाएंगी? एक ही प्रकार की नहीं पाई जाएंगी, बल्कि विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाएंगी। अगर मैं कहूं किसी वन में कोई जंगल है, क्या उस जंगल में एक ही प्रकार के जीव पाए जाएंगे? नहीं, उस जंगल में कई प्रकार के जीव पाए जाएंगे, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। तो किसी भी क्षेत्र में जो जीव जंतुओं की विभिन्नता दिखाई दे रही है उसी को जैव विविधता कहा जाता है, ठीक है। और वानिकी का मतलब होता है वन से संबंधित, ठीक है, वन से संबंधित। तो इन सभी के बारे में, इन जलवायु परिवर्तन के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में और वन के बारे में, इन सभी को जो है संरक्षण करना, इनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इसी को रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसी में एजेंडा 21 आता है। एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए हैं। इस सम्मेलन में आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण जो है नुकसान ना हो। मतलब 21वीं शताब्दी में हमें पर्यावरण को इस प्रकार से उपयोग करना है कि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना हो और हम इस प्रकार से संसाधनों का उपयोग करें कि आने वाले जो
भविष्य की पीढ़ी है उनके लिए संसाधन बचा रहे। अगर पूरी तरह से हम लोग संसाधन को इस्तेमाल कर लेंगे तो आने वाले जो भविष्य की पीढ़ी है उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगी और उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार से आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने अच्छे तरीके से आपको बताने की पूरी कोशिश किया है। आप ये नोट्स अगर चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप जो है टेलीग्राम पे वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, आपको वहाँ मिल जाएगा। या तो जो है आप व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने पिछले वीडियो में दिया था उसे आप देख लीजिए, वहाँ से व्हाट्सएप नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।